हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का टैलेंट्स एकेडमी क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। फ्रेंड्स, हम लोग टैलेंट्स एकेडमी क्लासेस की इस सेशन में क्लास 9th एंड 10th में मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं उसका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टॉपिक पर चलने से पहले हम एक संदेश देना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स 9th to 12th जो भी स्टूडेंट्स हैं और उनका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका है मैथमेटिक्स पढ़ने का, जो कि टैलेंट्स एकेडमी की तरफ से पूरा वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा 9th 10th 11th और 12th का। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके जान पहचान या मित्र दोस्त जो भी हों मैथमेटिक्स के लिए वो हमारे चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि उनको मैथमेटिक्स का बेहतर परफॉर्मेंस करने का मौका मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम देख रहे हैं क्लास 10th और क्लास 9th में मैथमेटिक्स का जो चैप्टर वास्तविक संख्याएं हैं उसके बारे में इस सेशन में देखा जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमने ऑलरेडी एक पार्ट बना दिया है वीडियो का वास्तविक संख्याओं पर, इसलिए ये मेरा वास्तविक संख्याओं का पार्ट 2 है, जिसमें कि हम लोग परमेय और अपरमेय संख्याओं से रिलेटेड कुछ और चीज़ें जानेंगे, जिससे कि ये चैप्टर आज फिनिश हो जाए। तो गाइस, चलते हैं आज के इस चैप्टर पर और देखते हैं कि आगे हम कौन से टॉपिक यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले जो सेशन था उसमें आप लोगों को परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना, प्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर एट रियल लाइन, ये देख लिया था। तो आज हम देखेंगे कि अपरमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं और अपरमेय संख्याओं की परिभाषा क्या होती है। वैसे तो आप लोग सब जानते हो, क्योंकि हमने इस बारे में भी चर्चा किया था कि परमेय और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो अपरमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना, अपरमेय संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन को करना और सारी जो इस चैप्टर में इंक्लूड बची हुई चीज़ें हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा चर्चा पिछले सेशन में जो हुआ था उसके बारे में कर लेते हैं। हमें आज पढ़ना है कि अपरमेय संख्याओं का अपरमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना, संख्या रेखा पर दिखाना या प्रदर्शित करना। ठीक है फ्रेंड्स, प्रदर्शित करना मतलब हम अपरमेय संख्या लेंगे और उसको संख्या रेखा पर दिखाएंगे, तो उसको दिखाने का क्या प्रोसेस है इसको हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम पिछली जो क्लास में हमने देखा था कि परमेय संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको हमने देख लिया है। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। परमेय संख्याओं को कैसे देखा जाता है और प्रदर्शित किया जाता है। परमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, ये हम लोग देख चुके हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। प्रदर्शित करना, ठीक है फ्रेंड्स, संख्या रेखा पर किसको प्रदर्शित करना, परमेय संख्याओं को। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास हम एक परमेय संख्या लेते हैं। परमेय संख्या क्या होते हैं,
ऐसी संख्या जिनको भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जा सके और उस भिन्न का हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए और नीचे जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। चलिए एक संख्या ले लेते हैं, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में लेते हैं जैसे 1/2 ले लें, या मान लीजिए 4/5 ले लें, सबको हम दिखा दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स जैसे इसको दिखाना 1/2 को, तो एक रेखा खींचिए, क्योंकि संख्या रेखा खींचेंगे उस पर संख्या नोट करेंगे। एक रेखा खींचिए और कहीं पर मार्क लगाकर उसको ओ लिखिए। ओ का मतलब ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब जहाँ पे बिंदु 0 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे निशान लगा लीजिए 1 2 3 4 5। और इधर भी देखेंगे फ्रेंड्स, तो इधर -1 -2 -3 ये सब होते हैं। इधर 1 2 3 4 5। जो संख्या रेखा होता है उस पर कौन से पॉइंट होते हैं प्रदर्शित, जैसे हम किए हैं, ये कौन से पॉइंट है, ये पूर्णांक है। तो हमें क्या दिखाना है 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या देखना है कि ये जो ऊपर अंश है इसको देखना है कहाँ पे है, 1 मतलब +1, तो देखना है यहाँ पे है। क्लियर है ना। चलिए अब इस पार्ट को हम उठा के कहीं लिख लेते हैं। हम यहाँ पे मान लीजिए ये जो चीज़ है यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ये 0 है और ये हमारा 1 है। ठीक है, अब इसका कितना पार्ट करना है देख लीजिए, 2 पार्ट करना है। एक का 2 पार्ट करना है, तो 2 पार्ट कर दीजिए, आधे पर इसको कर दीजिए, आधे पर इसको कर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये जो पोर्शन है यही है हमारा 1/2। क्लियर है ना, 1/2 यही है, कहने का मतलब 1/2 यहाँ पे आएगा। अगर फ्रेंड्स हमारे पास दिखाने के लिए -1/2 होता तो जस्ट इसके अपोजिट में, मतलब इसके बाएं तरफ ये माइनस वाला आ जाता है यहाँ पे। क्लियर है ना। चलिए अब हम देखते हैं इसको कैसे दिखाएंगे, 4/5 को। 4/5 को कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे पहले 4 लेना है, तो 4 कहाँ पे है, ये है। तो ये जो पोर्शन यहाँ से 0 से लेकर इतना है, इसको ऐसे नोट कर लीजिए। ये मान लीजिए 0 से लेकर ये यहाँ पे हम 4 लिख दे रहे हैं। क्लियर है ना। अब इसको कितना पार्ट करना है, 5 पार्ट। तो इसको 5 पार्ट कर लीजिए आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 पार्ट करना है हमको, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 4/5 कौन सा पार्ट होगा, ये 4/5, ये हुआ 4/5। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4/5 यही पार्ट आपका हो गया। क्लियर है ना। इसी तरह से हम परिमेय संख्याओं को दिखाते हैं। चलिए रिवाइज कर लिए हम परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करना। अब हम देखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को कैसे देखा जाता है, कैसे प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है। मान लीजिए अपरिमेय संख्या पहले हम देखते हैं क्या होते हैं। तो हमने बताया है कि अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं हैं जो परिमेय ना हो। अपरिमेय का मतलब होता है परिमेय ना हो। परिमेय ना होने का मतलब क्या है कि इसको जो है P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। मतलब अपरिमेय संख्या वह संख्या है जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर परिमेय होता तो P/Q के रूप में लिखते। तो कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसी संख्याएं क्या हैं, √2, करड़ी में 3, करड़ी में 4, ये सारी संख्याएं फ्रेंड्स क्या हैं, 4 नहीं सॉरी ये 5। ये जो रूट वाली संख्याएं हैं ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं
लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि जो संख्या अगर पूर्ण वर्ग यहाँ पे अगर होगी तो अपरिमेय नहीं होगी, वो परिमेय होगी। जैसे यहाँ पे अगर लिख दो √4, तो √4 का मतलब आप जानते हो +-2 होता है, मतलब इसका 4 का वर्गमूल प्लस या -2 होता है। तो ये जो है अपरिमेय नहीं होगी, ये तो परिमेय हो जाएगी। कहने का मतलब रूट के अंदर ऐसी संख्या लेना है जो पूर्ण वर्ग ना हो, मतलब जिसका वर्गमूल ना निकल सके, वही संख्याएं होती हैं परिमेय। ये क्या है? परिमेय संख्याएं। क्लियर है? चलिए अब फ्रेंड्स, ये जो हम परिमेय संख्या हैं इसको जान गए। अब परिमेय संख्याओं को हमें दिखाना है संख्या रेखा पर। चलिए हम देख लेते हैं कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दिखाया जाता है। क्वेश्चन है √2 को संख्या रेखा पर दिखाइए। संख्या रेखा पर दिखाइए। चलिए दिखाइए भाई, कैसे दिखाएंगे इसका प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे ले लीजिए आप एक लाइन। ठीक है, क्योंकि रेखा पर दिखाना है, उस पर संख्या नोट करना है। और कौन सी संख्या नोट करना है? √2। तो ऐसे लिख लीजिए, कहीं पर चिन्ह लगा के यहाँ लिख दीजिए कैपिटल O। कैपिटल O का मतलब ये 0 को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है यहाँ से मान लीजिए कि 1 यूनिट की दूरी पर 1 है, 1 यूनिट की दूरी पर A है। A कोई बिंदु है जो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है। इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1 मिलीमीटर भी हो सकती है, 1 मीटर भी हो सकती है। मान लेते हैं कि 1 यूनिट है, 1 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए 0 से 1 यूनिट की दूरी पर एक बिंदु कैपिटल A लिया। क्लियर है ना? चलिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ A पर ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट A है, इस पर लंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे? लंब। लंब का मतलब 90 अंश का कोण जो बनाता है उसे लंब कहा जाता है। क्लियर है ना? और खींचेंगे, और इसकी लंबाई हम कितना लेंगे? 1 ले रहे हैं। ये लंबाई भी हम कितना ले रहे हैं? 1 अगर 1 सेंटीमीटर है तो इसको भी 1 सेंटीमीटर लीजिए। ये 1 मिलीमीटर है तो इसको 1 मिलीमीटर लीजिए। क्लियर है ना? चलिए, तो फ्रेंड्स इसको हम मान रहे हैं कि ये है हमारा B। ये जो पॉइंट B है, A से कितनी दूरी पर है? 1 यूनिट की दूरी पर है। अब यहाँ से आप O से B को मिला दीजिए। O से B को मिला दीजिए, ये OB है। तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये समकोण त्रिभुज बन गया ना? ये देखिए, ये छेद बना है, ये B है, ये A है, ये है हमारा O। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये होता है। कहने का मतलब ये 1 है, ये 1 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है किसी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है उसका वर्ग करिए। कर्ण इसमें क्या है? जो तिरछी 90 अंश कोण के सामने वाली जो रेखा होती है वो कर्ण होती है। तो इसका स्क्वायर जो होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये तो इसमें लंब क्या है? देखिए ये लंब है, जो सीधी रेखा होती है वो लंब होती है। तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? 1। कितना हो गया? 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया? 2। तो OB स्क्वायर बराबर 2 आ गया। हमें OB निकालना है, ये लंबाई निकालना है। तो OB बराबर हो गया √2। क्लियर है फ्रेंड्स? OB इक्वल टू आ गया √2।
तो ये हो गया √2। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमारा प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, हमें √2 कहाँ पे आएगी, इस संख्या रेखा पर कहाँ पे आएगी उसको देखना है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, प्रकार ले लेंगे, प्रकार की एक नोक O पर रखेंगे और इतनी त्रिज्या लेंगे, कितनी, OB के बराबर, OB कितना है √2, तो इतनी त्रिज्या ले लेंगे, ऐसे रख करके ऐसे एक सर्किल खींचेंगे, क्लियर है, एक चाप लगाएंगे। तो हम जब एक यहाँ एक नोक रख के ऐसे खींचेंगे तो ऐसे बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये दूरी कितनी है बताइएगा, ये दूरी √2 है, हमने निकाल रखा है वहाँ पे। तो इसका मतलब ये भी √2 होगा, यहाँ भी √2 होगा, यहाँ भी √2 होगा। तो ये हमारा जो ये पॉइंट हो गया ये √2 दूरी पर होगा, मतलब यहाँ से √2 दूरी पहुँचोगे तब ये पॉइंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से √2 संख्या रेखा पर कहाँ आएगा हमने जान लिया। क्लियर है ना, अच्छे से स्पष्ट है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अब हम अपरिमेय संख्याओं पर आधारित कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसी तरह √2 को भी दिखा सकते हैं फ्रेंड्स, √2 को भी दिखा सकते हैं, √5 को दिखा सकते हैं। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √2 परिमेय संख्या नहीं है। सिद्ध कीजिए कि √2 परिमेय संख्या नहीं है। एक परिमेय संख्या नहीं है। या ऐसे भी कह सकता है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देख रहे हैं ना, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो तुम्हें सिद्ध करना है कि, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये कहा जा रहा है कि सिद्ध करिए कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। मतलब √2 जो है सिद्ध करना है कि √2 परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब √2 परिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। क्लियर है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ इसका कैसे होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे कहा रहा है कि √2 परिमेय संख्या नहीं है, तो हम उल्टा मान लेते हैं। उल्टा ये मान लेंगे कि लिख देंगे कि मान लीजिए कि √2 क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है, तो लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान रहे हैं, एकदम उल्टा मान रहे हैं, परिमेय संख्या है। क्लियर है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे यदि संभव है, यदि संभव ठीक है। मान लेते हैं कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि हमें सिद्ध करना परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो जब परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है ना, अगर परिमेय संख्या है तो उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, अतः √2 कैसे लिख सकते हैं, p/q। क्लियर है ना, जब परिमेय संख्या मान लिए तो √2 को p/q के रूप में लिख पाएंगे। तो अब देखेंगे फ्रेंड्स, इसको हम वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे तो रूट यहाँ से खत्म हो जाएगा। यहाँ से वर्ग करिए आप, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो ये आएगा 2 = p²/q²। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तिरछा ऐसे गुणा हो जाता है 2q², तो p² = 2q²। क्लियर है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो यहाँ से क्या क्या आ रहा है, यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से देखने को मिल रहा है कि जो 2 है मतलब 2 और क्यू स्क्वायर को गुणा करने पर p आ रहा है, मतलब 2 और क्यू स्क्वायर को गुणा करने पर p स्क्वायर आ रहा है। तो इसको हम ये कहेंगे कि 2 जो है p का एक गुणनखंड है, 2 p का एक गुणनखंड है, ये कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 4, तो 4 ना लिख करके हम 6 लिख देते हैं, 6 लिख दे तो 2 गुणे 3 ऐसे लिखा रहे। तो क्या है, 2 6 का गुणनखंड है कि नहीं है, माना जाता है ना, ये भी इसका गुणनखंड है, ये भी इसका गुणनखंड है। उसी तरह ये लिखा है तो p का गुणनखंड 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 p स्क्वायर का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 जो है p का एक गुणनखंड है, जब p स्क्वायर का गुणनखंड है तो p का गुणनखंड हो ही जाएगा, एक गुणनखंड है। क्लियर है? ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, p स्क्वायर का गुणनखंड है तो p का कैसे हो गया, इसको भी देख लेते हैं। जैसे 4 का गुणनखंड 2 होता है कि नहीं होता है, तो मतलब 4 का गुणनखंड 2 है, तो ये मतलब ये 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर मतलब 4 का गुणनखंड 2 है, तो 2 का भी तो गुणनखंड 2 हो गया, 2 का गुणनखंड 2 होता है, गुणनखंड मतलब कट जाना चाहिए, उससे डिवाइड हो जाना चाहिए। क्लियर है ना? चलिए, तो यहाँ से क्या हो गया, 2p का एक गुणनखंड सिद्ध हो गया। ठीक है ना? तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए 2p का एक गुणनखंड है तो p को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स। यक्स एक कोई पूर्णांक है, यक्स कोई एक पूर्णांक है, क्योंकि p के गुणनखंड में 2 आ रहा है, 2 की जगह 2 के अलावा किससे गुणा करने पर p आ रहा है, ये भी आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये p का मान ले जाके हम रख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से स्क्वायर कर लीजिए, p स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर, इसको 1 न मानिए, यहाँ पे 1 करते हैं, ये समीकरण नंबर 1 है। p स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, तो ये जो हमारा समीकरण है ये वाला, इसमें p स्क्वायर का मान रखिए, इस समीकरण से क्या हो जाएगा, p स्क्वायर की जगह 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर इक्वल टू 2q, चलिए इधर लिख देते हैं 2q स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, तो q स्क्वायर आ गया 2x स्क्वायर 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 देखिए, 2 q का गुणनखंड हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, जैसे इसमें निकाले थे, तो q स्क्वायर का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। क्लियर है? तो इसका मतलब 2 q का भी एक गुणनखंड है, जब q स्क्वायर का होगा तो q का भी हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हम समझे थे। ठीक है ना? चलिए अब देखिए, अब यहाँ से 2 जो है p का भी गुणनखंड है, 2 q का भी गुणनखंड है, तो ये जो p बाई q लिखे हैं इसमें 2 कॉमन आ रहा है ना, तो प्रमेय संख्या क्या कहती है कि ये p और q ऐसे होने चाहिए कि इनमें जो उभयनिष्ठ कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन दोनों में कोई चीज़ संख्या नहीं होनी चाहिए, ये प्रमेय संख्या की परिभाषा है। प्रमेय संख्या की यही परिभाषा है कि जो
उसको P बाई क्यू के रूप में आप लिखिए, और P और Q ऐसे होने चाहिए कि उनमें कोई चीज़ कॉमन ना मिले, मतलब कोई ऐसी संख्या ना हो जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, मतलब इसका भी गुणनखंड हो इसका भी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि P का भी गुणनखंड 2 आ रहा है और Q का भी गुणनखंड, ये देखिए P का गुणनखंड 2 है, Q का गुणनखंड 2 है। तो इससे क्या हो रहा है, अतः 2 P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कैसे जान गए दोनों को उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि ये 2 का गुणनखंड हो गया P का गुणनखंड 2 है और Q का गुणनखंड 2 है। तो इसका मतलब है कि दोनों का गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, जो कि असत्य है। असत्य का कहने का मतलब क्या है कि इसको जब परिमेय संख्या मानेंगे, जब इसको परिमेय संख्या मानेंगे तो गुणनखंड होना ही नहीं चाहिए। अगर असत्य है, अतः हमने जो ये माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, अतः √2 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? कहने का मतलब ये है कि दोनों में 2 मिल गया है, तो ये इस परिभाषा का विरोध कर रहा है, इस परिभाषा का उल्टा हो जा रहा है। परिमेय संख्याओं की परिभाषा कहती है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने चाहिए, और हमने क्या सिद्ध कर दिया कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसका मतलब जो है कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या है, तो ये गलत आया है। गलत इसलिए आया है, हमने इसको गलत माना था, परिमेय संख्या माना था, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, इस तरह से आप √3 को भी सिद्ध कर पाएंगे कि परिमेय संख्या नहीं है, √5 को भी सिद्ध कर पाएंगे। ये प्रोसेस यही है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, आशा है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। पहले ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? अभी तो हमने सिद्ध किया कि √2 क्या है, अपरिमेय है। अब हमें सिद्ध करना है 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए प्रूव करते हैं। माना यदि संभव है 3√2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान रहे हैं, उल्टा मानेंगे तो कोई चीज़ गलत आएगा, और गलत आएगा तब कह देंगे कि ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना? एक परिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स? जब परिमेय संख्या मान लेंगे तो 3√2 को क्या लिखेंगे, बताइए? P/Q लिखेंगे ना, P/Q लिख देंगे। क्लियर है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए, √2 = P/, ये 3 जो है ये गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो 3Q हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है फ्रेंड्स? अब यहाँ पे देखिए, आप क्या देखेंगे, ये जो राइट हैंड साइड है ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। इसकी बात कर रहे हैं, राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। एक परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है? क्योंकि P/Q लिखे हैं
तो p/q जो है परिमेय संख्या होती है, तो उसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 भी तो q में 3 से गुणा करेंगे तो 3 भी तो परिमेय संख्या है, तो ये पूरा क्या है p/3q एक परिमेय संख्या हो गई। लेकिन ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। एक अभी हमने सिद्ध किया कि √2 अपरिमेय संख्या है ना, एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो ये कैसे हो गया, एक तरफ कहा जा रहा है कि ये परिमेय संख्या है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अपरिमेय संख्या है। जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब एक तरफ कह रहा है परिमेय, एक तरफ कह रहा है अपरिमेय, वही संख्या ये दोनों बराबर है, तो एक तरफ कैसे परिमेय हो गया, कैसे अपरिमेय हो गया, तो ये विरोधाभास है। अतः हमने जो माना था, हमने गलत माना था कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मैंने ये गलत माना था, हमने ये गलत माना था 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या, ये गलत माना था, इसीलिए विरोधाभास हो गया। इसलिए क्या हो गया, सही क्या हो गया कि ये एक अपरिमेय संख्या है। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है फ्रेंड्स। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप लोग इसको प्रूव कर लोगे। चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे बताइए। अपरिमेय संख्या फिर उल्टा इसमें मानेंगे कि मान लीजिए क्या है, तो यहाँ प्रूफ लिखिए, माना 5 - √3 एक परिमेय मान लेते हैं, पहले उल्टा मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। क्लियर है। जब परिमेय होगा तो p/q के रूप में इसको लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 5 इसलिए 5 - √3 = p। p क्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। हम केवल p लिख रहे हैं जो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये परिमेय है तो इसको परिमेय संख्या माने हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया कि 5 - p = √3, मतलब इस √3 को उधर कर लो, p को इधर कर लो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या देखेंगे, ये जो है 5 तो परिमेय होता ही है, p भी परिमेय है, तो ये अंतर भी क्या हो गया, परिमेय हो गया। लेकिन ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, विरोधाभास हो गया। एक तरफ परिमेय आ रहा है, एक तरफ अपरिमेय आ रहा है। ये परिमेय कैसे हुआ, क्योंकि p परिमेय है, 5 भी परिमेय है, तो ये जो घटाएंगे तो भी परिमेय होगा। तो क्या हो गया, अतः यहाँ लिख देंगे जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, मतलब ये है कि उल्टा आ रहा है। ठीक है ना, उल्टा आ रहा है कि एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय बता रहा है, विरोधाभास है। अगर विरोधाभास है तो अतः जो है ये जो संख्या है, हमने जो परिमेय माना था वो अपरिमेय है। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। क्लियर है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम प्रूव कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
आशा करते हैं कि अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे आप उसको अच्छे से कर लोगे। फ्रेंड्स, ये जो पाई होता है ये क्या है? इसको पाई लिखा जाता है, पाई। ये पाई क्या है? एक नियतांक है, एक निश्चित संख्या है, ठीक है। ये क्या है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास। देखिए, वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास का जो अनुपात है वो निश्चित होता है, नियत होता है, ठीक है। कहने का मतलब वृत्त की परिधि बड़ी होगी तो वृत्त का व्यास बड़ा होगा, वृत्त की परिधि छोटी होगी तो वृत्त का व्यास जो है छोटा होगा। देखिए, यहाँ से देखिए, व्यास अगर 2 सेंटीमीटर लो, व्यास कितना लो? 2 सेंटीमीटर, तो परिधि कितनी हो जाएगी? इतनी बड़ी। मतलब व्यास जो है छोटा लेंगे, व्यास छोटा लेंगे, ठीक है, तो परिधि भी छोटी होगी। अगर व्यास बड़ा ले लेंगे तो ये जो परिधि है ये बड़ी हो गई। मतलब वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास का जो अनुपात होता है वो स्थिर होता है, ठीक है। मतलब नियत होता है कि जैसे परिधि बढ़ेगी व्यास भी बढ़ेगा, ठीक है। क्लियर है ना? चलिए, तो इसी अनुपात को पाई माना जाता है। वृत्त की परिधि को 2 पाई r लिखा जाता है। क्लियर होगा आपको। और परिधि क्या होती है? यही जो ये चारों तरफ इसको नाप लो तो परिधि हो जाती है। व्यास क्या होता है? 2r, मतलब 2 गुणे त्रिज्या, ये r होता है r, इसको इतना जोड़ लोगे 2r हो जाएगा। इसको देखो काटो, पाई बचा ना, तो यही ये पाई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्या बताना चाह रहे थे कि वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास का जो अनुपात निश्चित होता है, स्थिर होता है, एक नियत संख्या होती है, उसी को पाई माना जाता है। और पाई का मान होता है कितना? 22/7। और इसको जब काटोगे तो पूरी तरह से कटेगा नहीं, 3.1415 ऐसे कुछ आएगा, वो कटेगा नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा पाई है ये एक अपरिमेय संख्या है, यही कहना हम चाह रहे हैं। ये अपरिमेय संख्या क्यों है? इसलिए है कि ये एक मानी गई संख्या है, ये एग्जैक्ट संख्या नहीं है। अगर आपको दे दिए जाए कि 22/7, पाई का मान 22/7 है, अगर आपसे कहा जाए 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय है, बताइए। ये परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय है कि अपरिमेय, बताइए। तो आप कहेंगे परिमेय है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि पाई परिमेय है कि अपरिमेय, तो आप कहेंगे अपरिमेय है, ठीक है। जबकि पाई का भी मान 22/7 होता है, लेकिन ये अपरिमेय होगी क्योंकि पाई का मान 22/7 माना गया है, वास्तव में ये नहीं है। इसको तो इसका मान लिया गया है ना, तो इसीलिए पाई अपरिमेय होता है। अगर 22/7 दिया है तो क्या होता है? परिमेय। क्लियर है ना? आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछा जाए कि 2 संख्याएं दे दिया जाएगा, मान लीजिए 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या निकालिए। बताइए कैसे निकालोगे? 1 और 2 संख्या दिया है, इनके बीच एक परिमेय संख्या बताना है और एक अपरिमेय संख्या। 1 और 2 के बीच वो संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, बताइए। चलिए हम बता रहे हैं। जब आपको परिमेय संख्या निकालना हो, इनके बीच एक परिमेय संख्या निकालना है ना,
जब परिमेय संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे आप, इसको जोड़ लेंगे और बटे 2 कर देंगे, 3/2। क्लियर है। तो ये जो संख्या है परिमेय संख्या है, 1 और 2 के बीच आएगा। 3/2 मतलब 1.5, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो यहाँ ये 3/2। तो 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या 3/2। अगर अपरिमेय संख्या निकालना है, कैसे निकालोगे 1 और 2 के बीच? तो कुछ करना नहीं है, अंडर रूट का चिन्ह लगाओ, 1 गुणे 2 कर लो। ठीक है ना। चलिए, तो हो गया अंडर रूट 2। इसके और इसके बीच की जो अपरिमेय संख्या है अंडर रूट 2 है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए, अब अगला हम क्वेश्चन लेते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन अलग टाइप का है। 2 संख्याएं दे दिया जाएगा, जैसे कहा जाएगा कि 5 और 10, 5 और 10 के बीच, 5 और 10 के बीच 7 परिमेय संख्या बताइए। 7 परिमेय, केवल परिमेय संख्या पूछ रहे हैं, संख्या बताइए। क्या हो जाएगा, क्या करेंगे बोलिए? तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें से जो दूसरी संख्या है उसमें से पहली वाली संख्या को घटा देंगे। और कितनी संख्या पूछा गया है, कितनी संख्या? 7। 7 में 1 जोड़ करके, 7 में 1 जोड़ करके लिख देंगे, मतलब 5/8। तो ये हम मान ले रहे हैं ये D है, कोई संख्या, मतलब D मानो या ना मानो। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे फ्रेंड्स? तो पहली वाली में, ये पहली वाली में पहली संख्या आपको निकालना है, 7 संख्याएं निकालना है। पहली वाली संख्या जब निकालेंगे तो 5 में यही 5/D जोड़ देंगे, वो 5/8, मतलब यही D जो है, जो D आया है यही जोड़ेंगे। तो 5 धन 5/8, 8 पंचे 40, 5 45/8। क्लियर है। अब दूसरी संख्या जब निकालना है तो कैसे करेंगे, दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? अब इसमें 5/8 जोड़ देंगे, ये जो 45/8 आ गया, इसमें क्या जोड़ेंगे, यही D जोड़ देंगे। तो हो गया 45/8 धन 5/8 बराबर हो गया 50/8। क्लियर है। उसी तरह जब तीसरी निकालेंगे तो इसमें 5/8 जोड़ देंगे, तो 5/8 जोड़ेंगे तो 55/8 हो जाएगा, 55/8। फिर चौथी निकालेंगे तो 60/8 आ जाएगा, पाँचवीं निकालेंगे तो 65/8 आ जाएगा, और छठवीं निकालेंगे तो 70/8 आ जाएगा, सातवीं निकालेंगे तो 75/8 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारी 7 संख्याएं हो गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं। तो इसको निकालने का प्रोसेस क्या है, आप जिन संख्याओं के बीच संख्या निकालना है परिमेय संख्या, उसको घटा दीजिए और नीचे 1 बढ़ाकर उसको लिख दीजिए। तो वही संख्या इसमें जोड़िए, फिर जो आए उसमें जोड़िए, ऐसे ऐसे 7 निकाल लीजिए। क्लियर है ना। चलिए, ये है परिमेय संख्या निकालना। 2 संख्याओं के बीच जितनी परिमेय संख्या चाहें आप निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है इसमें 5/7 और 7/11, 5/7 और 7/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या बताइए। 3 अपरिमेय संख्या
लिखिए। यहाँ पे प्रमेय पूछ रहा था अभी जो क्वेश्चन लिखे थे। अब बताइए क्या होगा। अप्रमेय संख्या बताना है तो कुछ नहीं करना है। 5 में ये जो 5/7 है इसको दशमलव में बदलिए। 0 यहाँ लगेगा, दशमलव लगाइए। 7 7 49, 1 7 1 7 3 7 4 28 2, तो इतना आ गया। और इसको भी दशमलव में बदलिए। 7/11 करिए। 11 छक्का 66, 4 11 तिया 33, 7 11 छक्का 66 4। तो फ्रेंड्स ये आ गया। क्लियर है। तो हमको किसके किसके बीच निकालना है। 5/7 और 7/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या निकालना है। ठीक है। तो इसमें देखिए ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है। तो क्या करेंगे, ये 0.636 ये छोटा है, ये वाला बड़ा है 0.714। तो हमें इसके बीच संख्या निकालना है। हाँ, इसको चाहे तो हम 7/11 इधर कर लो और 5/7 इधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यही करना है कि 7/11 और 5/7 के बीच 3 अपरिमेय संख्या बताना है। तो फ्रेंड्स इसके बीच ये जो संख्याएं हैं इसके बीच 3 अपरिमेय बताना है। तो यहाँ से देखिए इससे बड़ी लिखना है, इससे छोटी लिखना है। तो 0.6 ये 3 है ना, 6 4 कर दो, 640 6400 ऐसे करके इसको लिख सकते हो। ये तो पहली संख्या हो गई। दूसरी कैसे लिखोगे, 0.650 कर दो, 6500। ये अपने मन से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इससे छोटी होनी चाहिए, इससे बड़ी। क्लियर है ना। यहाँ डाट लगा रहेगा क्योंकि ये कटेंगे नहीं, बढ़ते रहेंगे। तीसरा अपरिमेय संख्या हमें अपरिमेय लगाना है। तो 0.660 6600 ऐसे। तो ये फ्रेंड्स इसके और इसके बीच 3 अपरिमेय संख्याएं हमने लिख ली है। ज़रूरी नहीं है कि आप यही संख्या लिखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे हमने 640 लिखा है, 636 से बड़ा लिखना है तो 637 कर सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। फिर 638 कर दो ऐसे, फिर 639 कर दो। मतलब अनगिनत 2 संख्याओं के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्याएं होती है और अनगिनत परिमेय संख्याएं होती। क्लियर है। ये याद रखना चाहिए कि इसके बीच तो करोड़ों लाखों पता नहीं कितनी अनगिनत अनंत संख्याएं अपरिमेय भी होती हैं, परिमेय भी इसके बीच अनंत होती हैं। ठीक है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हम जो उत्तर बता रहे हैं आप यही लिखिए, आप अपने मन से इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि 2 संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आपका उत्तर होगा कि अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि 2 संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होंगी तो आपका उत्तर होगा कि 2 संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। मतलब 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं की भी संख्या अनंत होती है और अपरिमेय संख्याओं की भी संख्या अनंत होती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा जो चैप्टर था वास्तविक संख्याएं हमने पूरा कवर कर लिया है। और अब अगले वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फ्रेंड्स उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इससे रिलेटेड चीज़ें आपको समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले चैप्टर्स के जो वीडियो है आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।